हेलो स्टूडेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर में हम सॉर्टिंग के बारे में यहाँ स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा क्विकसॉर्ट, कि क्विकसॉर्ट मेथड का उपयोग करके हम किस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं। इससे पहले वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट की टेक्निक पढ़ी थी। आज हम यहाँ पर क्विकसॉर्ट का मेथड पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से क्विकसॉर्ट यहाँ पर काम करता है। देखिए, इसके लिए हम एक डाटा स्ट्रक्चर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर एरे का। तो ये यहाँ पर हमने एरे बना लिया, कुछ ब्लॉक्स इसके अंदर हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हमें कुछ वैल्यूज़ लेके चलनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है, 5 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर 12 ले लिया और यहाँ हमने 3 ले लिया, ठीक है। इतना क्लियर। तो ये कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं और इन वैल्यूज़ की हमें सॉर्टिंग करनी है और मेथड हम काम में लेंगे क्विकसॉर्ट मेथड। तो देखिए, क्विकसॉर्ट मेथड कहता क्या है। क्विकसॉर्ट मेथड कहता है कि यहाँ पर एरे की वैल्यूज़ को क्रम से अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उनमें से हम एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। उस एलिमेंट को हम बोलते हैं पाइवॉट, ठीक है। इस पाइवॉट एलिमेंट को, सेलेक्टेड एलिमेंट को, जैसे मान के चलो कि हमने यहाँ पर पाइवॉट एलिमेंट ये ले लिया P, ठीक है। तो हम अब इन एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इसका जो लेफ़्ट साइड है, ये इसकी कौन सी साइड हो गई, लेफ़्ट साइड, और ये इसकी हो गई राइट साइड। ये यहाँ पर जो है वो इसकी राइट साइड हो गई और ये यहाँ पर इसकी क्या है, लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में स्मॉल वैल्यूज़ आनी चाहिए और राइट साइड में लार्ज वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो बिफोर वाली पोजीशन है, अगर मैं यहाँ पे सॉर्टिंग कर दूँ तो सॉर्टिंग करने पर जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो, डिवाइड हो जाएं। जैसे कि 6, 3, 5, 8 और 12, ये आपका पाइवॉट हो गया। अभी भी हमने गलती कर दी है, यहाँ पर हम रखेंगे 3, 5, 6, 8 और 12, ये आपका पाइवॉट हो गया, यानी कि P हो गया। तो देखो, लेफ़्ट साइड में छोटी वैल्यू आ चुकी है, राइट साइड में बड़ी वैल्यू आ चुकी हैं। जितनी भी लार्ज वैल्यूज़ है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगी, राइट साइड में, और जितनी भी स्मॉल वैल्यूज़ है कहाँ आ जाएंगी, लेफ़्ट साइड में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ अरेंज होती है। अब इस अरेंजमेंट के लिए हम यहाँ पर एक कोडिंग काम में लेंगे, जैसे यहाँ हमें समझना है कि किस तरीके से ये अरेंज होगा। तो देखो, थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक बार दोबारा समझ लो क्विकसॉर्ट का, कि क्विकसॉर्ट कैसे काम करता है। क्विकसॉर्ट सॉर्टिंग की एक टेक्निक है जिसके अंदर क्या किया जाता है, किसी एक एलिमेंट को पाइवॉट मान लिया जाता है, ठीक है। और पाइवॉट मान के बाकी सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि पाइवॉट के लेफ़्ट साइड में स्मॉल वैल्यूज़ रह जाएँ और पाइवॉट के राइट साइड में लार्ज वैल्यूज चली जाएँ। अब ये तो केवल एक स्टेप हुई। इसके बाद ये जो लेफ़्ट साइड का एरे है, इस पर भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई की जाएगी, और ये जो बचा हुआ राइट साइड का एरे है, इस पर भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई की जाएगी। अभी तो ये सॉर्टेड है, मान के चलो कि ये सॉर्टेड नहीं होता, मतलब कि यहाँ 6 होता, यहाँ 8 होता, ऐसे ही यहाँ 6 होता, यहाँ 8 होता, सॉरी, यहाँ 8 होना चाहिए, यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ पे 8 और यहाँ पर 6। अब ये अनसॉर्टेड है, तो फिर से एक पाइवॉट एलिमेंट सेलेक्ट किया जाता, ठीक है, और सेलेक्ट करके एरे को इस तरीके से अरेंज करते कि दोबारा से पाइवॉट के लेफ़्ट और राइट साइड में, ये अगर पाइवॉट है तो इसके लेफ़्ट और राइट साइड में स्मॉल वैल्यूज़ और लार्ज वैल्यूज़ सेट हो जाए, मतलब कि यहाँ 8 हो जाए, यहाँ 12 हो जाए। तो देखो, पाइवॉट का लेफ्ट साइड तो यहाँ है ही नहीं, बट राइट साइड है, तो राइट साइड वैल्यूज़ कैसी आ गई, लार्ज वैल्यूज़ आ गई। तो इस प्रकार के ऑर्डर में हम इन्हें अरेंज करते हैं।
तो इसके एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करेगा। देखो, और कुछ हम चेंजेस वैल्यूज़ में भी कर देते हैं जिससे कि आपको अरेंजमेंट देखने में दिक्कत नहीं आए। यहाँ पर देखिए, इधर आते हैं हम क्विकसॉर्ट फंक्शन पर। मान के चलें कि एक एरे है n के नाम से, अभी कोई पाइवॉट नहीं लिया है हमने, ठीक है। n नाम का ये एरे है हमारे पास, ये इसके सबस्क्रिप्ट एड्रेस हैं 0 1 2 3 4, और हम यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पाइवॉट सेलेक्ट होता है और आगे वर्क होता है। तो देखिए, मान लेते हैं एरे की जो लेंथ है ये i से लेके j तक है। i रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट को, j रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट पॉइंट को इस एरे का। तो i की वैल्यू हम मान लेते हैं 0 और j की वैल्यू मान लेते हैं कितनी, 4, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक वेरिएबल बनाया है मिड नाम से, ठीक है। ये जो मिड वेरिएबल है वो एरे का पार्टीशन करेगा, यानी कि एरे को दो भागों में डिवाइड करेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने कहा किस चीज़ के बारे में कि अगर i छोटा है j से तो ही ये लॉजिक अप्लाई हो, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे भी आपने देखा था एक सिंगल ब्लॉक रह गया जिसमें 3 लिखा हुआ और इसका सबस्क्रिप्ट एड्रेस 0 है। अब इस सिंगल ब्लॉक का i ब्लॉक भी यही है, j ब्लॉक भी यही है, ठीक है। तो एरे एक ही एलिमेंट का है तो इसकी सॉर्टिंग आगे करनी नहीं है ना। सॉर्टिंग कब करनी होगी, जब एलिमेंट या तो कुछ इस तरीके का हो, अब देखो 2 एलिमेंट है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में डिफरेंस है, i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 1 है, तब तो ठीक है। अगर सिंगल एलिमेंट रह गया तो स्टार्टिंग पॉइंट ही वही है, एंडिंग पॉइंट ही वही है, तो फिर हम वहाँ पर क्या नहीं करेंगे, कोई सॉर्टिंग नहीं करेंगे। तो हमने कहा अगर i छोटा हो j से, जैसा कि इस केस में है, i अभी 0 पर है और j कितने पर है, 4 पर है, ठीक है। ऐसा होने की वजह से हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या करना पड़ रहा है, इसमें एक फंक्शन कॉल किया है हमने पार्टीशन, ठीक है। और पार्टीशन फंक्शन के अंदर हमने इस n नाम के एरे को भेज दिया है पूरे के पूरे को, i को भेज दिया है जो कि 0 है और j को भेज दिया है जो कि कितना है, 4 है। ये सारी वैल्यूज ट्रांसफ़र हो जाएंगी पार्टीशन फंक्शन में। तो आप देख सकते हो बोर्ड पे हमने यहाँ पार्टीशन फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस पार्टीशन फंक्शन में वैल्यूज़ आ गई। तो ऐसा का ऐसा एरे उठ के आ गया फ़िलहाल, तो i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4, ये आ गया, ठीक है। अब इसके आने के बाद हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पार्टीशन फंक्शन का काम होता है पाइवॉट को सेलेक्ट करना, ठीक है। पाइवॉट निकाल के आपको देगा मिड पॉइंट, तो उससे पहले क्या करेगा, वैल्यूज़ को अरेंज करेगा। तो देखिए किस तरीके से होंगी। यहाँ हमने कुछ वेरिएबल बनाए, जैसे कि हमने बनाया वेरिएबल i1, वेरिएबल j1, वेरिएबल z और वेरिएबल p। ये कुछ वेरिएबल हमने बनाए, किस लिए बनाए वो समझिए। देखिए i और j तो क्या लेके आए हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन, कहाँ से, क्विकसॉर्ट फंक्शन से, पार्टीशन फंक्शन के अंदर। और n क्या है, एरे है जिसमें वैल्यूज रखी हुई हैं, ये वाला, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिर्फ इतना है। अब हम कह रहे हैं कि जो i की वैल्यू है वो दे दो i1 को। तो इस वाले वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया i1। i1 रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग को और j1 रिप्रेजेंट करेगा एंडिंग को, ठीक है। तो j1 को हमने वैल्यू दे दी कितनी, j की। j1 को कितनी वैल्यू दे दी हमने, j की। और मैं छोटा सा करेक्शन कर रहा हूं क्योंकि आगे हम j1 को माइनस माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसके असाइनमेंट को थोड़ा चेंज करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे j1 को वैल्यू मिलनी चाहिए j+1 की। यानी कि हम कह रहे हैं कि j1 को आप 5 से स्टार्ट करो। अब इसका लॉजिक आप अभी आगे समझोगे। इसे कहाँ से स्टार्ट करा हमने, j1 को 5 से। यहाँ तक की बात क्लियर। i1 को i की वैल्यू दे दी,
और J1 को J+1 दे दिया, यानी कि 5 से स्टार्ट कर दिया इस एग्जांपल में। Z हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है जो वैल्यूज़ को स्वैप करने के काम आएगा, कि जब आप एक वैल्यू को उठा के दूसरी जगह पर लेके जाओगे तो J1 वहाँ पे हेल्प करेगा उस वैल्यू को रखने के लिए टेम्परेरी रूप से। जैसे अगर आप इस 8 को 5 की जगह पर लेके जाते हो और 5 को 8 की जगह पर लेके आते हो, तो जैसे ही आप यहाँ पर 8 को 5 की जगह पर लेके जाओगे 5 डिलीट हो जाएगा। तो इसे रखने के लिए हम Z बना रहे हैं, किसकी एक कॉपी किस में आ जाए, Z में। इसके बाद 8 यहाँ आ जाएगा, 5 हट जाएगा। अब Z में रखे हुए 5 को हम कहाँ ले आएंगे, इस 0 वाले ब्लॉक में। ठीक है, तो हमने एक Z बना लिया। एक और वेरिएबल बनाया है P वेरिएबल, जो पाइवॉट का काम करेगा। और हमने कहा कि N का जो I ब्लॉक है, N का I ब्लॉक यानी कि फर्स्ट ब्लॉक, इसे ही पाइवॉट मान लो, क्योंकि हमें नहीं पता कि मिड पॉइंट वाला वेरिएबल कौन सा है। तो हमने क्या कहा कि जो फर्स्ट ब्लॉक होगा हमारे पास एरे का, वही क्या हो जाएगा, पाइवॉट हो जाएगा। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि इस पाइवॉट के अकॉर्डिंग ही हम वैल्यूज को अरेंज करें। तो मैं इस पर लिख देता हूं P। इस वेरिएबल का एक नया नाम क्या है, P है। P कोई सबस्क्रिप्ट एड्रेस नहीं है, P एक अलग से वेरिएबल है, यहां रख लेते हैं हम इसे। P एक एडिशनल वेरिएबल बना है जिसकी वैल्यू 8 है। कैसे है, इस ब्लॉक से आई है, फर्स्ट ब्लॉक से। इतनी बात क्लियर। तो डिक्लेरेशन की पहली लाइन हो गई। अब देखिए, यहां पर हमने एक डू लूप लगाया है और ये लूप यहां से शुरू होकर ये जाएगा लास्ट आपका कहां तक, यहां तक। ठीक है, डू लूप यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर एंड हुआ है। इस लूप के अंदर हमने एक लूप तो ये लगाया है डू वाइल का, एक लूप हमने ये लगाया है और एक हमने कंडीशन प्लान करी है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें प्लान करी हैं इस लूप के अंदर। ठीक है, एक डू लूप, दूसरा डू लूप और फिर इफ़ कंडीशन हमने यहाँ पे प्लान की है। अब देखिए ये काम कैसे कर रहे हैं। डू लूप, बाहर वाले डू लूप को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहला हम अंदर वाले डू लूप पे चलते हैं और यहाँ हम कह रहे हैं कि I को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, I1 को, तो I1 को हम ले आए यहाँ पर। यहाँ पर क्यों लेके आए, क्योंकि इस ब्लॉक से तो कंपैरिजन करने का कोई मतलब रहेगा ही नहीं। और हम कह रहे हैं I1 इसी तरीके से लगातार आगे बढ़ता रहे। कब तक आगे बढ़ता रहे, जब तक कि I1 की वैल्यू छोटी है P से, यानी जिस एलिमेंट को आपने पाइवॉट माना है उससे छोटी है। देखो ये लेफ्ट साइड से ढूंढ रहा है, इसका काम है लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यूज़ का पता लगाना कि वैल्यूज़ लेफ्ट साइड में छोटी वाली है या नहीं है। तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, 8 है, और जबकि N के I1 की वैल्यू इस समय कितनी है, 6 है। इतनी बात क्लियर। दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि I1 छोटा होना चाहिए J से, तो I1 अभी 1 पर है और J कितने पर है, 4 पर है, ये भी छोटा है। ठीक है, क्योंकि अगर लास्ट ब्लॉक को क्रॉस कर चुके हो तो फिर आगे चलने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 कंडीशन अप्लाई की हैं। तो I1 अभी कितने पर है, 1 पर है, और J कितने पर है, 4 पर है। तो दोनों कंडीशन पास हैं। ठीक है, दोनों ट्रू हैं, इसलिए इस लाइन को आप रिपीट करोगे यहाँ से, फिर आओगे। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो आप रिपीट करोगे और यहाँ पर फिर क्या करोगे, I1 को प्लस प्लस करोगे। I1 को प्लस प्लस करने पर आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाओगे और फिर से चेक करोगे, ठीक है, कि क्या I1 की वैल्यू जो कि कितनी है इस समय, 5 है, वो छोटी है क्या P से, बिल्कुल छोटी है। इसके अलावा आप चेक करोगे क्या I1 J से छोटा है, तो I1 इस समय 2 पर है और J 4 पर है, अभी भी छोटा है। ऐसा होने पर फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे और I1 को प्लस प्लस करेंगे, तो I1 एक और बार आगे बढ़ेगा और यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, I1 यहाँ तक आ चुका है बढ़ते हुए और इसे अभी और आगे तक जाना है। ऐसे ही मैं J1 को यहाँ रख देता हूँ, आगे जब इसे चलाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखिए, तो फिर I1 कहाँ शिफ्ट हो गया, 3 पर, और वहाँ रखा हुआ है 12, साथ में I1 3 पर है। तो देखो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, ये वाली ट्रू है, बट क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो एंड ऑपरेटर लगने पर कंडीशन को ट्रू तभी मानते हैं जब दोनों कंडीशंस ट्रू हों। तो क्योंकि यहाँ पर पहली कंडीशन गलत हो चुकी है, I1 की वैल्यू अब पाइवॉट एलिमेंट से छोटी नहीं है, और ऐसा नहीं होने पर इस लूप को हम यहीं पर टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो लूप है यहाँ पर
ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद नीचे वाला डू लूप चालू हो जाएगा जो J1 के लिए चल रहा है। J1 मतलब यहाँ पर राइट साइड, और यहाँ डायरेक्ट पहले ही लिखा हुआ है J1 माइनस माइनस, यानी J1 अभी जहाँ पर भी है वहाँ से डायरेक्ट इधर आ जाएगा एक ब्लॉक पीछे की तरफ। ये इस ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। इसका काम क्या है, ये पता करना कि राइट साइड में बड़ी वैल्यूज़ हैं या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कंडीशन यहाँ लिखी हुई है कि जब तक P की वैल्यू छोटी है N के J1 से, मैं यहाँ लिख देता हूँ P की वैल्यू 8 है और N के J1 में इस समय कितना रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है, तो पहले ही राउंड में ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है। P की वैल्यू छोटी नहीं है इस समय किससे, J1 से। P की वैल्यू 8 है और J1 की वैल्यू 3 है, यानी कि राइट साइड में बड़ी वैल्यू नहीं है। अब क्योंकि राइट साइड में बड़ी वैल्यू नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। J1 इस समय कहाँ पर है, 4 पर है। अब नीचे हमने एक इफ़ लगाया है। देखो अभी तक तो वैल्यूज क्रम से अरेंज हुई नहीं है, तो हमने क्या कहा है यहाँ पर, अगर I1 छोटा हो J1 से, तो I1 इस समय कितने पर है, 3 पर है, ठीक है। J1 कितने पर है, 4 पर है। यहाँ आप देख सकते हैं I1 सबस्क्रिप्ट 3 पर है और J1 कितने पर है, सबस्क्रिप्ट 4 पर। अगर ऐसा है तो I1 और J1 की वैल्यूज आपस में क्या हो जाए, स्वैप हो जाए, यानी कि बदल जाएं। तो देखिए स्वैप करने के लिए हमने क्या कहा कि N के I1 का मान एक वेरिएबल ले लो Z, उसमें कॉपी कर लो। यहाँ हमने बनाया था Z नाम से वेरिएबल, इसमें इस वैल्यू को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो देखो एक अलग से वेरिएबल बनाया हमने Z नाम से, ठीक है, और हमने कहा कि N के I1 का डाटा हम किस में कॉपी कर देंगे, Z में। तो N के I1 में इस समय 12 रखा हुआ है, ये हमने कॉपी कर दिया Z में। इसके बाद हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है कि J1 की वैल्यू कॉपी कर दी जाए किसमें, I1 में। N के J1 ब्लॉक का डाटा I1 में। तो देखो J1 ब्लॉक ये रहा और I1 ब्लॉक ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से 12 हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा 3, ठीक है। J1 ब्लॉक की वैल्यू तो I1 में आ गई। इसके बाद लिखा हुआ है कि J1 में वैल्यू कॉपी हो जाए Z की, तो Z की वैल्यू किस में कॉपी कर दो, J1 ब्लॉक में। तो यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ ले आए हम, पहले यहाँ लेके गए थे एक कॉपी इसकी, और अब इसकी एक कॉपी हम यहाँ ले आए। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके हमने क्या किया, दोनों की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर दिया है, वैल्यूज आपस में बदल गई हैं। ये सब होने के बाद हम नीचे चेक कर रहे हैं। अब हम बाहर वाले डू लूप के अंदर आ चुके हैं, जो मेन डू लूप है यहाँ पर, और इसमें लिखा हुआ है कि अगर I1 अभी भी छोटा हो J1 से, तो मतलब I1 अभी और आगे चल सकता है। और क्योंकि I1 की वैल्यू 3 है और J1 की वैल्यू तो 4 है, ठीक है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो हम इस पूरे लूप को दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से हमें इसे क्या करना है, रिपीट करना है, क्योंकि अभी ये आगे कंटिन्यू हो सकता है। और रिपीट करते ही यहाँ लिखा हुआ है कि I1 को आगे ले जाओ, यानी कि प्लस प्लस कर दो। तो यहाँ से I1 को हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। I1 हमने शिफ्ट कर दिया कितने पर, 4 पर। अब I1 की वैल्यू 4 है, J की वैल्यू 4 है। पहली बात तो ये कंडीशन गलत हो गई, तो हम आगे रिपीटेशन नहीं करेंगे। साथ में I1 में इस समय 12 रखा हुआ है, जो कि वैसे भी पाइवॉट से छोटा नहीं है, तो इसलिए फिर भी हमें यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इस बार ये दोनों ही कंडीशन गलत हैं, ठीक है। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है। इसके बाद अगला लूप चलेगा किसका, J माइनस माइनस का। तो J1 को माइनस माइनस करो, तो यहाँ से हम J1 को ले आए 3 पर, ठीक है, शिफ्ट करके। और यहाँ लिखा हुआ है कि P की वैल्यू छोटी होनी चाहिए N के J1 से। तो भाई P की वैल्यू 8 है और J1 में फिर से इस बार 3 है, ठीक है। N के J1 ब्लॉक में स्वैप होने के बाद यहाँ पर 3 आ चुका है, तो क्योंकि ये कंडीशन भी गलत है, तो फिर ये लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि क्या I1 छोटा है J1 से, तो I1 इस समय कितने पर है, 4 पर है, और J1 कितने पर है, 3 पर है। तो ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो हमें इस बार कोई वैल्यू स्वैप नहीं करनी है। यहाँ भी सेम, I1 इस समय कितने पर है, 4 पर, और J1 कितने पर है, 3 पर। ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, मतलब इस वाले लूप को भी हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। रिपीट नहीं करने पर हमें क्या करना है, लास्ट में हम ये 3 निर्देश एग्जीक्यूट करेंगे, जिनके अंदर क्या लिखा हुआ है कि N के J1 का मान N के I ब्लॉक को दे दिया जाए। तो N के J1 की वैल्यू इस समय 3 है और N के I ब्लॉक की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस 3 को 8 की जगह पर ले आएंगे, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई।
अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि पी की वैल्यू यानी पाइवट ब्लॉक की वैल्यू कहाँ आ जाए, एन के J1 में। तो देखो इस पाइवट ब्लॉक की वैल्यू को हम ले आते हैं J1 ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ से 3 भी हट जाएगा और इसकी जगह कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ गया, 8। लास्ट में हम रिटर्न कर रहे हैं J1 को, J1 कितना है इस समय, 3 है, तो हम रिटर्न करेंगे 3, और ये जो 3 रिटर्न होगा वो वेरिएबल को मिलेगा मिड को, यानी मिड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब देखिए पहले पार्टीशन फंक्शन का इफेक्ट अगर हम देखें तो इस समय पर आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट क्या बचा है ये सब चलने के बाद, कि हमारे पास जो एरे है 5 ब्लॉक का, इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो पहला ब्लॉक है उसकी वैल्यू 3 है, दूसरे ब्लॉक की वैल्यू 6 है, इसकी 5 है, इसकी यहाँ पर क्या है 8 है और इसकी 12 है। तो ये आपकी पाइवट वैल्यू रही। ठीक है, तो पाइवट की आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में स्मॉल वैल्यूज आ चुकी हैं ये सब रन करने के बाद, और राइट साइड में लार्ज वैल्यूज आ चुकी हैं जो हमारा लॉजिक था। अब यहाँ हम मान लेंगे कि भाई इस एरे के 2 अलग अलग पीसेज हो गए, यहाँ से और यहाँ से। पाइवट से अब कोई मतलब नहीं है, पाइवट अपनी सही जगह पर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन वैल्यूज को क्रम से जमा भी दो तब भी 8 यहीं पर आना है और 12 वहाँ भी पता लगेगा। अगर ब्लॉक ज़्यादा है तो, क्योंकि सिंगल ब्लॉक है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा ब्लॉक होते तो फ़र्क पड़ता। ठीक है, क्रम बदल सकता था उसका, लेकिन 8 का क्रम अपनी जगह पे निश्चित है, ये अपनी जगह से नहीं बदलेगा। यानी कि सबस्क्रिप्ट 0, 1, 2, 3 और 4, तो आप कितनी बार सॉर्टिंग कर लो इन वैल्यूज़ को लेके, 8 को यहीं आना है सबस्क्रिप्ट 3 पर। तो इस बार हम क्या करेंगे, ये एक एरे हम उठाएंगे, ये हमारा मिड ब्लॉक भी है ना। मिड ब्लॉक कैसे है कि J1 ने अपनी वैल्यू रिटर्न की थी जो कि किसको मिली है, मिड को, पार्टीशन फंक्शन रन होने के बाद। तो यहाँ पर हम क्विकसॉर्ट फंक्शन को फिर से रन कर रहे हैं। ये वाला जो है वो लेफ़्ट साइड के लिए चलेगा और ये वाला जो है वो राइट साइड के लिए। ठीक है, पहला क्विकसॉर्ट फंक्शन हम किसके लिए चला रहे हैं, लेफ़्ट साइड के लिए। लेफ़्ट साइड से मतलब इस वाले हिस्से के लिए जिसमें 3 ब्लॉक हैं, और राइट साइड से मतलब इस वाले हिस्से के लिए जिसमें केवल 1 ब्लॉक है। ठीक है, बीच वाले के लिए हम चलाएंगे ही नहीं, इस तरीके से। तो जब हम इस वाले के लिए चलाएंगे तो हमने लिखा कि n के i की वैल्यू चली जाए, ये i है, ये j है और ये क्या है, मिड है जो हमें कैलकुलेट होके आया है। तो देखो क्विकसॉर्ट को इस बार चलाया, जैसे पहले चलाया था बिल्कुल वैसे ही चला रहे हैं। जैसे इस एरे की सॉर्टिंग करी वैसे इतने से हिस्से की सॉर्टिंग करेंगे अब, यानी इसमें से भी फिर पाइवट सेलेक्ट होगा और इसके भी वैल्यूज़ क्या होंगी, क्रम से अरेंज होंगी। तो इसके लिए हमने लिखा n एरे भेज रहे हैं, i भेज रहे हैं, यानी कि सबस्क्रिप्ट 0, ये i हो गया हमारा। मिड -1, तो मिड 3 पर है तो ये हो गया मिड -1 हो गया यहाँ पर। तो इस बार 0 से 2 जाएगा, यानी i के लिए 0 जाएगा और j के लिए कितना जाएगा, यहाँ पर 2 जाएगा। जब आप क्विकसॉर्ट फंक्शन को फिर से चलाओगे, रिकर्सन काम में लिया गया है यहाँ पर। ऐसे ही जब आप राइट साइड के लिए चलाओगे तो आपने कहा n चला जाए, मिड +1 चला जाए, तो मिड +1 ये ब्लॉक है। ठीक है, और j चला जाए तो ये j चला जाए। तो जब क्विकसॉर्ट फंक्शंस को आप चलाओगे तो ये वाला i में जाएगा, ये वाला j में जाएगा, ये वाला i में जाएगा और ये वाला j में जाएगा। तो जब इस वाले एरे की सॉर्टिंग की बात होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि i छोटा होगा j से। लेकिन जब इस वाले एरे की बात आएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि वहाँ अकेला ब्लॉक है, i की वैल्यू भी 4 होगी, j की भी 4 हो गई, तो उसकी कोई सॉर्टिंग नहीं करनी, वो ऐसा कैसा ही रह जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम इसकी क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। और फिर से ये सारी वैल्यूज़ पार्टीशन में जाएंगी, इस बार 3 ब्लॉक जाएंगे, फिर यही सब लॉजिक सॉल्व होगा और ये क्रम लगातार चलता रहता है जब तक एक एक ब्लॉक नहीं बच जाए। जैसे यहाँ एक ब्लॉक बच गया तो आगे टर्मिनेशन हमने कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू सॉर्ट हो जाएंगी। आप आराम से इसे रन कर सकते हो नीचे वाले ब्लॉक के लिए, फिर और ब्लॉक के लिए। बस ये ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप पार्टीशन फंक्शन चलाओगे मिड ब्लॉक कैलकुलेट होगा। मिड ब्लॉक का मतलब पाइवट ब्लॉक आएगा जिसके लेफ्ट साइड में स्मॉल वैल्यूज़ रह जाएंगी, राइट साइड में लार्ज वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर जो लेफ्ट साइड वाला एरे है वो अलग से सॉर्ट होगा, राइट साइड वाला अलग से सॉर्ट होगा। फिर अगर उनमें भी डिवाइडेशन होता है तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरीके से क्विकसॉर्ट वैल्यूज़ को क्या करता है, सॉर्ट करता है। अब इस प्रोग्राम में हमारा बचा क्या, एक तो हमें डिस्प्ले फंक्शन बनाना है जो अभी तक हमने यहाँ पे नहीं बनाया, तो वॉइड डिस्प्ले बना देते हैं हम, जिसका काम होगा एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करना।
तो n नाम का एरे ले लिया और इसकी साइज़ हमें यहाँ देनी नहीं होती है, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक i नाम से वेरिएबल बना लिया, लूप चलाने के काम आएगा। यहाँ हमने लिख दिया एक मैसेज printf, न्यू लाइन पे दे देते हैं एरे वैल्यूज़ r का, तो ये एक न्यू लाइन लगा दी। एरे वैल्यूज़ r, और यहाँ हमने लिख दिया एक scanf, जिसमें हम लिख रहे हैं, सॉरी scanf नहीं, हमें केवल फॉर लूप चलाना है प्रिंटिंग के लिए। हमने कहा i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, i जब तक छोटा है साइज़ के तब तक चलाना है, और यहाँ कर दिया i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ हम एक printf लगा रहे हैं, इसमें हमने एक %d लगा दिया और \t भी हमको लगाना है गैप देने के लिए, जिससे वैल्यूज़ अरेंज होके आएँ। और हमने कह दिया कि भाई n एरे के i एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो देखिए डिस्प्ले फंक्शन भी हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। लास्ट हमें मेन फंक्शन यहाँ पे लिखना है, तो मेन फंक्शन हम यहाँ लिख देते हैं। मेन फंक्शन में हम एक एरे ले लेंगे, ठीक है, इंटीजर टाइप का, x नाम से साइज़ के बराबर की इसके एलिमेंट्स होंगे। इसका हम फिर से कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, वैल्यू हम वही वाली ले लेते हैं, यानी कि 8, 6, 5, 12 और 3, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ले ली। ठीक है, इन वैल्यूज़ को लेने के बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमें डिस्प्ले फंक्शन चलाना है, और डिस्प्ले फंक्शन चला के हम x की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। फिर हम क्विकसॉर्ट फंक्शन चला रहे हैं, स्पेस नहीं देना है, ठीक है, फंक्शन के नाम में। यहाँ हमने कहा x नाम का हमने एरे इसमें भेज दिया है, ठीक है, और इसकी फर्स्ट सबस्क्रिप्ट का एड्रेस तो 0 होगा ही, लास्ट वाली का साइज़ से 1 कम होगा, तो हमने कर दिया साइज -1, तो साइज़ की वैल्यू 5 है, तो ये 4 चला जाएगा। सॉर्टिंग हो जाएगी, सॉर्टिंग के बाद हमें कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पे दिखाना है, तो हम यहाँ लिख देंगे डिस्प्ले x, तो ये सारी की सारी सॉर्टेड वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, एक बार हम कंसीडर कर लेते हैं इसका आउटपुट। ठीक है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा एरे वैल्यूज़ r, और ये जो वैल्यूज़ हमने ली हैं 8, 6, 5, 12 और 3, ये प्रिंट हो जाएंगी। फिर एक और बार ऐसा ही मैसेज आएगा एरे वैल्यूज़ r का, और ये जो वैल्यूज़ हैं वो 3, 5, 6, 8 और 12 करके प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा हम यहाँ से फालतू का सारा डेटा इरेज कर देते हैं, तो ये चीज़ें हम यहाँ से हटा दें इस फंक्शन में से। ठीक है, यहाँ पे ये लाइंस मैं इसी जगह पर छोड़ रहा हूँ, जिससे कि अगर आप इसे नोट डाउन करो तो ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं रहे कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ बंद होगा। ठीक है, बाकी ये लाइंस आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो देखिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसका। ठीक है, क्विकसॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है जो कि इन प्लेस सॉर्टिंग पे काम करती है। जैसे हमने मर्ज सॉर्ट के बारे में बात की थी, तो मर्ज सॉर्ट में क्या हो रहा था, टेम्प नाम से एक अलग से डाटा स्ट्रक्चर हमने लिया था और अलग डाटा स्ट्रक्चर लेके पहले वैल्यूज़ उसमें सॉर्ट की, फिर मेन डाटा स्ट्रक्चर में कॉपी की। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, इन प्लेस सॉर्टिंग पर आधारित है, यानी जिस डाटा स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ रखी हुई हैं उसी के अंदर वो क्या हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी। सॉर्टिंग की तकनीक इसकी क्या है कि एक एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसे पाइवट बोलते हैं, और बाकी के एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करता है कि पाइवट के लेफ्ट साइड में स्मॉल वैल्यूज आ जाएं और राइट साइड में लार्ज वैल्यूज आ जाएं, और इस तरीके से अरेंज करते हुए क्या करता है, सॉर्टिंग करता है। तो सॉर्टिंग के अंदर सबसे बेस्ट जो एल्गोरिदम माना जाता है वो माना जाता है क्विकसॉर्ट का। और इसी टॉपिक के साथ हमारा 3rd चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है सॉर्टिंग का। नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पर 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ पर हम स्टैक और क्यू को पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। थैंक यू।